अब पिछले दिनों आपने जी। फूड क्राइसिस के हवाले से आटे की कीमतों, गंदम की कीमतों की वजह से आपने देखा कि क्या क्राइसिस मुल्क में हुए। अब बहुत सारे फूड आइटम्स इस वक्त पोर्ट पे खड़ी हुई हैं, जो कि तकरीबन सुनने में आ रहा है कोई 5,700 के करीब कंटेनर पोर्ट पे खड़े हैं, जिनकी एलसी नहीं खुल रही है। गवर्नमेंट गैस नहीं दे पा रही है, ना बर वक्त इम्पोर्ट होती है, ना एलएनजी का कोई बंदोबस्त है। और यहाँ हमारे मुल्क में बैठे सियासतदान क्या कर रहे हैं कि जी आप कटोरा लेकर गए हैं, आप भीख मांग रहे हैं। ये मुश्किल फैसले सिर्फ आवाम के ऊपर ही होने हैं। गवर्नमेंट अपने अपने अखराजात के ऊपर कट क्यों नहीं लेती है? इधर तमाम लोगों ने अपने आप को इख्तिदार में लाने के लिए सियासत करते हैं। दो पार्टियों को थ्रेट आई है, एक पार्टी को खुली छूट है। अब यहाँ दहशतगर्दी में भी तकसीम आ गई है। वो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम वॉइस ऑफ बलूचिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अफीफा रॉ और मेरे साथ मौजूद हैं साबिक सीएम बलूचिस्तान अलाउद्दीन मरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपके देखने और सुनने वालों को भी मेरा अस्सलाम वालेकुम। मरी साहब, इससे पहले वाले व्लॉग में जो है वो आपने बलूचिस्तान की और जो मुल्क की सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल और बलूचिस्तान में जो दहशत गर्दी का मामला है उस पर काफी तफसील से रोशनी डाली। लेकिन आज के इस व्लॉग में मैं चाहूंगी कि जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है, जो बहुत ज्यादा सियासत से भी जुड़ी हुई है और आवाम से डायरेक्टली जुड़ी हुई है, उस पर जरा रोशनी डालिएगा कि इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर जो है वो मीशत की क्या सूरत हाल है, क्योंकि बलूचिस्तान हमारा वो सूबा है जो सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ था और इस वक्त वहां पर मौसम की सबसे ज्यादा सख्ती है। तो इस सारी सूरत हाल में जो है बलूचिस्तान की आवाम किस हाल में है, प्लीज हमारे नाजरीन के साथ और हमारे साथ शेयर कीजिएगा। देखिए, हमारे मेरा और आपका इस सिलसिले में काफ़ी बहुत पुराने, जब से ये सैलाब शुरू हुआ उस वक़्त से हम बलूचिस्तान के लोगों की आवाज़ बन कर के पूरे मुल्क को बता रहे हैं कि बलूचिस्तान की हालत किस तरीके से है। सैलाब से अभी तक निकले नहीं बिल्कुल। थे। मैं और आप बात ही करने लगे कि अब मौसम की सख्तियाँ इनको आके जकड़ लेंगी और इनका फिर अगेन पुरसान हाल कोई नहीं होगा। अब पिछले दिनों आपने जी। फूड क्राइसिस के हवाले से आटे की कीमतों, गंदम की कीमतों की वजह से आपने देखा कि क्या क्राइसिस मुल्क में हुए। आटा कहाँ तक पहुंचा। अब आप खुद सोच सकती हैं कि -10, -12, -8 में लोग लंबी लंबी कतारें बना करके घंटों आटे की लाइन पे खड़े रहे। उन लोगों के ऊपर क्या अजियत गुजरी होगी। उसमें बूढ़े अफराद भी थे, इसमें नौजवान भी थे, बच्चे भी थे, खवातीन भी थी। तमाम लोग इस परेशानी से जी। सफर करते रहे। अब आगे आने वाले दिनों के लिए अगेन हम सुन रहे हैं नेशनल मीडिया पे लोगों को, ताजिर बरादरी को सुन रहे हैं। कल एफपीसीसीआई और कराची चैम्बर्स के इवेंट्स भी आपके सामने हैं कि लोगों ने अपनी इंडस्ट्री और जो इम्पोर्टर्स हैं उन्होंने अपने बिजनेस स्टेटमेंट गवर्नर के हवाले कर दी कि जी ये आप लेकर के चलाएं, हम तो नहीं चला पा रहे हैं। अब बहुत सारे फूड आइटम्स इस वक्त पोर्ट पे खड़ी हुई हैं, जो कि तकरीबन सुनने में आ रहा है कोई 5,700 के करीब कंटेनर पोर्ट पे खड़े हैं, जिनकी एलसीज नहीं खुल रही हैं। मुल्क में डॉलर की सूरत हाल आपके सामने है। तो इसी तरीके से बलूचिस्तान पे इम्पैक्ट तो पूरे मुल्क का ऑब्वियसली पड़ेगा, लेकिन वहां पे कुछ ज्यादा इस वजह से होगा क्योंकि मौसम की सख्ती ने भी वहां के लोगों को आज जकड़ा हुआ है, जिसमें गैस प्रेशर में कमी एक बहुत बड़ा अंसर है। उसके अलावा लकड़ियों की, अब आपके सामने क्लाइमेट चेंज के हम इश्यूज के ऊपर बात करते रहे हैं, दुनिया भी कॉन्फ्रेंस करती रही है। अब पिछले दिनों आपको 10-11 अरब डॉलर के जो प्लेजेस हुए हैं मुख्तलिफ, वो इसी क्लाइमेट चेंज की वजह से हुए हैं। अब वो दरख्तों की कटाई लोगों ने शुरू कर दी है आपके बिल्कुल। सामने। अब जब आपको सर्दी लगेगी, आपकी वालदा बीमार होगी, बच्चे बीमार होंगे, घर में सर्दी होगी, तो आप कोई ना कोई अल्टरनेट तो ढूंढेंगे। गवर्नमेंट गैस नहीं दे पा रही है, ना बर वक्त इम्पोर्ट होती है, ना एलएनजी का कोई बंदोबस्त है, ना कोई गैस की प्रेशर का कोई अगेंस्ट कोई अल्टरनेट इन्होंने तलाश किया हुआ है। तो मल्टीपल इश्यूज जो है ना वो आपकी इकोनॉमी के ऊपर आकर के असरअंदाज होते हैं। लेकिन सर, इसमें एक बहुत अफसोसनाक बात ये भी तो है कि इसका मतलब है कि बाहर के लोग जो हमारी आवाम की मदद करना चाहते हैं, लेकिन उनको हमारे सियासतदानों पे यकीन नहीं है। तो ये तो आप अलमिया है ना इस मुल्क का। पहले तो आप इस प्रोग्राम का पूरा पस मंजर देखें, जहां आपके मुल्क की सारी टॉप क़यादत, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, वहां जाके किस तरीके से पाकिस्तान का केस प्लीड कर रहे हैं। कहां दुनिया को बता रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज से, जिसमें हमारा हिस्सा 1% भी नहीं है, लेकिन हम इतना ज्यादा डिजास्टर की सूरत में भुगत रहे हैं। वो उनको ये चीजें बता रहे हैं जिन पे उनकी हमदर्दी का इजहार हो रहा है। और यहाँ हमारे मुल्क में बैठे सियासतदान क्या कर रहे हैं कि जी आप कटोरा लेकर गए हैं, आप भीख मांग रहे हैं। अभी भी तो शुक्र है कि उन लोगों ने ये नहीं कहा है कि जाएं जी हम आपको नहीं देते हैं। उन्होंने कहा है कि हम अपने जरिए करते हैं, प्रोग्राम्स देंगे, मुख्तलिफ वो करेंगे, प्रोग्राम इनिशिएट करेंगे।
तो वेलकम करना चाहिए। ये बदकिस्मती और जो बेइज्जती है हमारी, ये अलमिया हमारे मुल्क का रहा है कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करने के का मादा बिल्कुल खत्म हो चुका है हमारे अंदर। अगर कोई करना भी चाहे तो दूसरी पार्टी उसको करने नहीं देती है, ये तो बड़ी बेइज्जती की बात है। आईएमएफ के प्रोग्राम में अगर जाते हैं तो तब भी यही सूरत हाल है कि आईएमएफ के प्रोग्राम में जाने के लिए जो है वो शर्त रख दी गई है कि जी बिजली को मजीद महंगा कर दें, गैस को महंगा कर दें, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो सकता है। यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि बिजली का यूनिट 8 रुपये मजीद महंगा हो सकता है। तो और ये तीनों चीज़ें अगर बढ़ती हैं, बिजली, गैस और पेट्रोल, तो आपको पता है कि बाकी चीज़ों की कीमतों में जो है वो ऑटोमेटिकली इजाफा हो जाएगा। तो ये जो महंगाई की एक नई लहर आ रही है और जिस तरह से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, तो आपको लगता है कि इस आवाम के हालात में कोई बेहतरी होने वाली है या ये मजीद महंगाई के बोझ के नीचे और मजीद दबने वाले हैं? नहीं, बेहतरी की तो आप बिल्कुल उम्मीद ना रखें। मैं आपको किसी खुशफहमी में और आपके व्यूवर्स को नहीं रखना चाहता हूं। देखें, समझें इस चीज को कि जब से ये गवर्नमेंट आई है, बोल तो वो यही रही है कि हमसे मुश्किल फैसले कराए जा रहे हैं और हम किए जा रहे हैं, लेकिन अगेन उसका रिजल्ट कोई नहीं आ रहा है। जिस दिन से ये आए हैं, महंगाई पे महंगाई भी हो रही है, कीमतें भी बढ़ाई जा रही हैं, चाहे वो गैस, बिजली या वैसी कमोडिटीज की जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं, उन सब की कीमतें आसमान पे चढ़ गई है। लेकिन अगेन आज फिर हम ये सुनते हैं कि जी और मजीद मुश्किल फैसले करने के लिए कहा जा रहा है। अब मुझे इस बात को समझाने के लिए कोई मौजूद नहीं है कि ये मुश्किल फैसले सिर्फ आवाम के ऊपर ही होने हैं। गवर्नमेंट अपने अखराजात के ऊपर कट क्यों नहीं लेती है? गवर्नमेंट अपने तरीकाकार को बदलने की क्यों कोशिश नहीं करती है? क्या सिर्फ इस मुल्क में आवाम को ही सारा बोझ बर्दाश्त करना है जो ऑलरेडी इतने सारे बोझ के तले दबा हुआ है? इस चीज को समझने की जरूरत है। अगेन इस बात में मेरे और आपके इस सारे डिस्कशन में बात यही है कि आवाम खुदारा इस दफा इन सारी चीजों को देखते हुए अपने होश के नाखून ले, या वो निकले जीरो वोटिंग करे कि बिल्कुल हमने किसी को वोट नहीं देना है, या वो फिर उसमें से सही नुमाइंदे नहीं। तो सर, आपने अवाम पे आने से पहले आपने बात की कि यह हुकूमत जो वो मुश्किल फैसले कर रही है, तो लेकिन बात यह है कि यह इस हुकूमत की अपनी चॉइस है। इनको पता था कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, मुल्क की मईशत जो है वो किस तरफ जा रही है, फिर भी अगर इन्होंने आने का फैसला किया और एक हुकूमत को हटाया, तो ये तो इनकी अपनी चॉइस थी। तो अब इनको मुश्किल फैसले करते हुए तकलीफ क्यों हो रही है? मुश्किल से फैसले और कैसे होते हैं अफीफा? आप मुझे बताएं। जिस दिन से आए हैं उस दिन से महंगाई बढ़ती जा रही है। आप मुझे बताएं, इमरान खान की हुकूमत में भी आए दिन ही महंगाई हो रही थी ना। 115 पे डॉलर इन्होंने आके टेक ओवर की गवर्नमेंट, छोड़ते हुए 176 178 पे लेकर गए। वो भी तो एक महंगाई ही थी ना। तो सर, इमरान खान के दौर में यही पीडीएम और पीपल्स पार्टी और ये सारी जमातें जो है वो महंगाई मार्च कर रही थी। इमरान खान की हुकूमत पे इसी बात पे तनकीद की जाती थी, और अब ये चाहते हैं कि अवाम इस बात को समझे कि ये तो आईएमएफ की शराइत और इनको मार्जिन दिया जाए, तो ये तो फिर ज्यादती की बात है। मैं आपके इस चैनल, आपके इस इंटरव्यू के जरिए अवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये आपके लिए यहाँ कोई लड़ने नहीं आ रहा है, कोई आपके लिए रिलीफ का काम नहीं हो रहा है। इधर तमाम लोगों ने अपने आप को इक्तिदार में लाने के लिए सियासत करते हैं। यहाँ देखें, पूरी दुनिया में इलेक्शन होते हैं, आप उनको कवर करें, आप उनको देखें। दुनिया के 160 170 मुल्क इलेक्शन लड़ाते हैं, अपने मुल्क में कराते हैं। आप मुझे बताएं, वो अपने मैनिफेस्टो के ऊपर वो आते हैं, बोलते हैं हम क्या रिफॉर्म्स लाएंगे, लोगों की जिंदगियों को किस तरीके से बेहतर करेंगे। यहाँ इलेक्शनों में क्या होता है? आप इलेक्शन स्लोगन उठाएं, वो चोर है, वो डाकू है, उसने ये खा लिया, उसने वो खा लिया। अपने ऊपर यहाँ पे कोई बात करने को तैयार नहीं है, अपना मैनिफेस्टो देने को तैयार नहीं है, अपने प्लान्स देने को तैयार नहीं है कि मैं आकर के किस तरह एनर्जी के क्राइसिस को बेहतर करूंगा। उसमें डिबेट्स होती है, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स बुला करके, वहां पूरी दुनिया में एंकर्स तकसीम होकर नहीं रहते हैं कि मैं इस पार्टी का एंकर हूं, दूसरा उस पार्टी का एंकर है। वहां दोनों पार्टियों को मुख्तलिफ बुला करके टीवी फोरम पे बिठाया जाता है, कहता है आप बताएं आप आवाम के लिए क्या करेंगे। दूसरे से पूछा जाता है आपके रिफॉर्म्स क्या है, आपके प्लान्स क्या है। फिर उनको जब हुकूमतें मिलती हैं, फिर वॉच डॉग के जरिए सारी मीडिया उनको वॉच करती है और उनसे पूछती है कि आपने अपने इलेक्शन में ये दावे किए थे, आपने टीवी में आकर ये बोला था। इधर तो हमारे यहाँ आपे का आपा बिगड़ा हुआ है। लोग आते हैं अपनी सियासत के लिए, कुर्सियों के लिए, इक्तिदार के लिए, और जब मुश्किल वक्त आता है फैसले अवाम के ऊपर ही तोपे जाते हैं। आप मुझे बताएं कि किसने अपनी 4 गाड़ियों में से, इन सियासतदानों ने, इन अमीर लोगों ने 4 गाड़ियों में से 2 बेच करके अवाम के ऊपर खर्च किए, इस रिलीफ में लेकर आए। उनकी दौलत में आए दिन इजाफा होता है डेली बेसिस पे। सर आप देखें, सर ये बात तो ना करें। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं अपने कपड़े बेच के जो है ना वो लोगों को आटा प्रोवाइड करूंगा, और आप देख रहे हैं कि ये मुल्क में आटा जो है ना वो उनके कपड़ों की तरह महंगा हो गया है। जितने महंगे वो कपड़े पहनते हैं ना उसके इक्वल आटा हो गया, लेकिन अवाम को नहीं मिल रहा।
तो जब इतने कीमती कपड़े नीलामी पे जाएंगे तो फिर आटे की कीमत यही होगी, आप इसी से ही अंदाजा लगाएं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ सीरियसनेस नहीं है। आप मुझे बताएं, गल्फ कंट्रीज को बिल्कुल आप उठा के देख लें, ठीक है अल्लाह ने, लेकिन उसके अलावा आप दुबई के पास, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के पास तो तेल के उतने जखायर मौजूद नहीं है ना, लेकिन उन्होंने अपने प्लानिंग्स के जरिए टूरिज्म को अट्रैक्ट करके मुख्तलिफ इवेंट्स को अपने मुल्क में ला करके अपनी इकोनॉमी को संभाल के रखे हुए हैं, जिनसे हम जा करके खैरात और जक़ात और मदद मांग रहे होते हैं। आप मुझे बताएं, उनके अंदर इतनी बड़ी कैपेबिलिटी, मेरे मुल्क में कहाँ टैलेंट की कमी है, आप मुझे बताएं। लेकिन अरब तो हमसे ज्यादा, इतना ज्यादा जीनियस तो नहीं है कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी बनाई है। देखिए पूरी दुनिया में फर्म्स आयर की जाती हैं इकोनॉमी के हवाले से। आपको क्या शर्म महसूस होती है कि आप अगर कोई फर्म आयर करके उसके जरिए अपने मुल्क के लिए में इस्लाहत लाने की कोशिश करें जो इकोनॉमी को बेहतर करे। आपके मुल्क के अंदर बोलो, पाकिस्तान बिजनेस फोरम जैसा इदारा, FPCCI जैसा इदारा, मुख्तलिफ थिंक टैंक्स मौजूद हैं। आप इंडिया को उठा के देख लें, वहां पे फिकी एक इदारा है जो हमारे फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का काउंटर पार्ट है, उसमें मुख्तलिफ PhD किए हुए लोग बैठे हुए हैं जो अपने मुल्क को, इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए फीडबैक देते हैं। हमारे यहाँ थिंक टैंक कहाँ मौजूद है, कहाँ कोई डिबेट होती है, कहाँ कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता है। यहाँ तो R&D को कोई जानता ही नहीं है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है, या दुनिया की जो मुल्कों की इकोनॉमी बेहतर हुई है उनकी सक्सेस स्टोरीज क्या है, उनके ऊपर कहाँ डिबेट होती है। यहाँ तो सिर्फ सियासत होती है, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो मुल्की हालात हो, दहशतगर्दी हो। अब आप पिछले दिनों आपने देखा एक पार्टी की तरफ से ये कहा, दो पार्टियों को थ्रेट आई है, एक पार्टी को खुली छूट है। अब यहाँ दहशतगर्दी में भी तकसीम आ गई है, वो भी सियासत कर रहे हैं, वो भी सियासी जमातों में तफरीक कर रहे हैं कि जी आपके ऊपर हमला होगा, आपके ऊपर नहीं होगा। जिस मुल्क में सियासत, इकोनॉमी, सब सियासत की नजर हो गया हो, वहां आप किस तरीके से गरीब आवाम की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं या बात कर सकते हैं। ये बड़ा अलमिया है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। बिल्कुल, अलाउद्दीन मरी साहब ने जो बात की ये हमारे मुल्क का अलमिया है, वरना पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। लेकिन अब शायद जिस तरह के हालात बन रहे हैं, आने वाले दिनों में टैलेंट की कमी भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से ब्रेन ड्रेन का सिलसिला जो है वो जारी है पाकिस्तान से, और बहुत बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। उस पर भी आने वाली वीडियो में जो है वो अलाउद्दीन मरी साहब से ज़रूर बात करेंगे, और मज़ीद हालात पर भी इनका तज्जिया जो है वो हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में हमें अपनी राय से आगाह करना मत भूलिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।